वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी प्रोग्राम से पॉलिटिकल साइंस और यूनिट 1 हमारी भारत में कानून का शासन और आपराधिक न्याय प्रणाली। तो ये इस यूनिट का पार्ट 3 है। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। पहले हमने पढ़ा था रूल ऑफ लॉ क्या होता है और रूल बाय लॉ क्या होता है। हमने पढ़ा था कि रूल ऑफ लॉ होता है कि कानून का शासन, यानी सभी चीज़ें कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए, जिसमें हमने ABDIC के रूल ऑफ लॉ को पढ़ा था। इसमें उन्होंने 3 सिद्धांत बताए थे कि विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता और कानूनी भावना की प्रधानता। और रूल बाय लॉ में हमने पढ़ा था कि रूल बाय लॉ में जो होता है, कानून जो होता है वो मनमानी के लिए होता है। रूल ऑफ लॉ में भी कानून होता है और रूल बाय लॉ में भी कानून होता है। रूल ऑफ लॉ में जो कानून होता है वो मनमानी के लिए नहीं होता, जबकि रूल बाय लॉ में जो कानून बनाए जाते हैं वो मनमानी के लिए होते हैं, यानी उसमें किसी एक व्यक्ति का शासन होता है या कुछ लोगों का भी हो सकता है, लेकिन उसमें कानून जो होते हैं वो मनमानी के कानून होते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली, यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। सभी देशों का अपना अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है कि लोग कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोग अपराध ना करें, क्राइम ना करें, शांति बनाए रखने के लिए सबका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है। तो हम भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली की बात करने वाले हैं। ठीक है, आपराधिक न्याय प्रणाली का तात्पर्य सरकार की उन एजेंसियों से है जो कानून लागू करने, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने और आपराधिक आचरण में सुधार करने के लिए कार्य करती हैं। यानी वो सभी एजेंसियां जो कानून को लागू करवाने में मदद करती हैं और जो अपराध करते हैं उन पर निर्णय देती हैं और लोगों को सुधारती हैं, वो क्या होती है? हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। आपराधिक न्याय प्रणाली में हमारी वो एजेंसीज क्या क्या हो जाएंगी? जैसे हमारी न्यायालय हो जाएगा, हमारी पुलिस हो जाएगी और सुधार करने हो जाएगा। जब हम आगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के घटक पढ़ेंगे तो आप उसमें समझ जाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा आपराधिक न्याय प्रणाली का उपयोग कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यानी ये जो आपराधिक न्याय प्रणाली है इसका इस्तेमाल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है कि देश में शांति बनी रहे, अपराध ना हो। ठीक है, इसलिए थर्ड है हमारा, इससे अपराध को नियंत्रित और कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाता है। यानी जो भी अपराध करेगा उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, कानून के कार्यान्वयन या उसे लागू करवाने की जो एजेंसी होती है उन्हें लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज या कानून प्रवर्तन एजेंसी कहते हैं। यानी ये वो एजेंसी होती है जो कानून को लागू करवाने में सहायता करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपकी हो गई पुलिस, हो गई CBI, हो गई क्राइम ब्रांच, हो गई CID, हो गई और भी डिपार्टमेंट और भी एजेंसीज हैं जो इसमें आती हैं, जिन्हें लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज कहा जाता है। ठीक है, ये सभी क्या है? आपराधिक न्याय प्रणाली में आती है। कानून को लागू करवाने का काम इन्हीं का ही होता है। ठीक है, आगे जब घटक पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छी तरीके से हम समझ सकेंगे। ठीक है, विशेष जांच एजेंसियों को एक कानूनी ढांचे में काम करना पड़ता है जिसमें भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता शामिल है। यानी ये जो एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है और भी जो है, उन्हें एक कानूनी ढांचे के काम करना पड़ता है। वो कानूनी ढांचा क्या है हमारा? एक है भारतीय दंड संहिता और एक है दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे हम IPC, जो भारतीय दंड संहिता उसे IPC कहते हैं, और दंड प्रक्रिया संहिता जो है उसे हम CRPC कहते हैं। आगे IPC और CRPC के बारे में अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपराधिक न्याय प्रणाली के उद्देश्य, यानी आपराधिक न्याय प्रणाली जो है हमारी, इसके क्या क्या उद्देश्य है? पहला पॉइंट है हमारा आपराधिक घटनाओं को रोकना, यानी जो भी आपराधिक घटनाएं हैं उन्हें रोकने में आपराधिक न्याय प्रणाली सहायता करती है। ठीक है, सेकंड है हमारा अपराधी और दोषियों को दंडित करना, यानी जो भी अपराध करेंगे उन्हें दंड दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड है हमारा अपराधी और दोषियों को सुधारना, यानी दंड देकर ही उन्हें सुधारा जाएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना, यानी समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांति स्थापित करना, ये सब। ठीक है, फिफ्थ है हमारा अपराधियों को भविष्य में कोई भी अपराध करने से रोकना, यानी जब उन्हें दंड दे दिया जाएगा तो उन्हें डर रहेगा कि अपराध करने से पहले, कि अगर हम अपराध करेंगे तो उन्हें डर बना रहेगा कि ये सज़ा दी जाती है, तो इसलिए वो डर के मारे दोबारा अपराध नहीं करेंगे। इसलिए आपराधिक न्याय प्रणाली का एक उद्देश्य है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता के बारे में, यानी इंडियन पैनल कोड के बारे में। आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में कि IPC, इसके तहत IPC की धारा ये, IPC की धारा वो, इसके तहत इस मुजरिम को ये सज़ा सुनाई गई है। ये वही वाली IPC। ठीक है, IPC जो होती है हमारी क्रिमिनल लॉ में आती है। हम
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ लें तो ये सब हमारा क्रिमिनल लॉ के अंदर आएगा, ठीक है। भारतीय दंड संहिता को 1860 में बनाया गया था, यानी जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, आईपीसी जब बनाई गई थी, ठीक है। आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं जो 23 अध्यायों में बैठा हुआ है, यानी 511 टोटल धाराएं, यानी 511 सेक्शन है और 23 हमारे चैप्टर हैं आईपीसी के टोटल, ठीक है। आईपीसी को क्रिमिनल कोड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आईपीसी में क्रिमिनलों के बारे में सजा होती है, इसलिए इसे क्रिमिनल कोड के नाम से भी जाना जाता है। कोड यही होते हैं जैसे आईपीसी 511, 502, 301, 106, ये सब क्या है, कोड है, एक तरीके से धाराएं जो है। आईपीसी अपराध की सजा के बारे में बताती है, यानी हमारी जो भारतीय दंड संहिता है वो हमें अपराधी के सजा के बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक इंसान चोरी करता है तो उसे कितनी सजा दी जाएगी वो हमारी आईपीसी में लिखी होती है। अब आईपीसी में लिखा है कि अगर आप किसी इंसान की हत्या करते हैं आपको 7 साल से ज़्यादा की सज़ा दी जा सकती है, या आपको उम्र कैद या मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है, ठीक है। तो जितनी भी सज़ा होती है वो हमारी आईपीसी के अंदर लिखी होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में, जिसे हम सीआरपीसी के नाम से भी जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। सीआरपीसी 1973 में पारित हुआ और इसे 1 अप्रैल 1974 से भारत में लागू किया गया, यानी पारित तो 1973 में हुआ था आईपीसी और 1 अप्रैल 1974 को ये भारत में लागू किया गया। सीआरपीसी जो है हमारा, उसके अंदर प्रक्रिया दी गई होती है कि कैसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे जांच होगी, कैसे किया जाएगा, कौन अधिकारी की जांच, कौन उस अपराधी की जांच कर सकता है, क्या प्रोसेस होगा, ये हमें सीआरपीसी बताती है पूरा प्रोसेस, ठीक है। सीआरपीसी आपराधिक मामले की प्रक्रिया के बारे में बताती है। हमने पढ़ा था कि आईपीसी जो है वो हमें बता रही है सज़ा के बारे में, यानी मान लो चोरी करी है किसी इंसान ने, उसे सज़ा दी जाती है 2 महीने की, ठीक है। मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर आईपीसी में लिखा है कि चोरी की सज़ा क्या है, 2 महीने की जेल, और सीआरपीसी जो है वो हमें तरीका बताएगी, कैसे उस व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी, कैसे उसे गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, और कैसे उस पर न्याय किया जाएगा, ठीक। ये सब चीज़ हमें सीआरपीसी में लिखी होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपराधिक न्याय प्रणाली के घटक के बारे में, यानी क्या क्या आपराधिक न्याय प्रणाली के घटक है हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली के मेन 3 घटक है। पहला है हमारा पुलिस, और दूसरा है हमारा न्यायालय, और तीसरा है सुधार, ठीक है। एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पूरे देश में मौजूदा पुलिस व्यवस्था पुलिस अधिनियम के तहत काम करती है, यानी पूरे देश में हमारे जो भी पुलिस है वो पुलिस का एक एक्ट है जिसे पुलिस अधिनियम कहा जाता है, उसके तहत काम करती है कि कैसे क्या करना है उन्हें, क्या क्या उनकी पावर्स है, वो सिर्फ सब पुलिस अधिनियम के तहत काम। 1861 में पुलिस अधिनियम को लागू किया गया और पुलिस की नींव रखी गई, यानी पुलिस अधिनियम भी अंग्रेजों के ज़माने में आया था, ठीक है। और पुलिस की नींव रखी गई कब, 1861 में। सभी राज्यों के पास अपनी अपनी पुलिस होती है, ठीक है, ये दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, ऐसा। इसका उद्देश्य अपराधियों को नियंत्रित करना और अपराधियों का पता लगाना आदि था, यानी पुलिस का काम यही होता है, जो भी अपराध करेगा उन्हें पकड़ेगा और शांति व्यवस्था कायम रखना, इसलिए पुलिस की स्थापना की गई, ठीक है। पुलिस तो पुराने ज़माने से रही है, लेकिन जो आज की जो मॉडर्न पुलिस है वो 1861 की है, ठीक है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 2 के तहत राज्यों को अपना पुलिस बल स्थापित करने की अनुमति है, यानी कोई भी राज्य जो भारत का है उसे 1861 के अधिनियम की धारा 2 के तहत अपना पुलिस बल स्थापित करने की शक्ति प्राप्त, ठीक है। भारत में पुलिस अधिनियम और सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार कार्य करती है, यानी पुलिस जो है वो पुलिस अधिनियम और सीआरपीसी के अनुसार काम करती है। मैंने बताया था कि सीआरपीसी में पूरा प्रोसेस लिखा होता है कि कौन सा पुलिस अधिकारी किसे गिरफ्तार करेगा, कैसे करेगा, क्या क्या पुलिस के पावर्स होंगे, वो सभी सीआरपीसी में, यहाँ तक कि जज वगैरह सब कुछ पूरा प्रोसेस जो होता है वो सीआरपीसी में होता है हमारा, ठीक है। पुलिस जो है हमारी पुलिस अधिनियम के तहत काम करेगी और सीआरपीसी के तहत काम करेगी, ठीक है। इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो वे कानून के तहत सजा के पात्र होंगे। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी सीआरपीसी और पुलिस अधिनियम एक्ट का उल्लंघन करेगा तो वो भी सजा के पात्र होंगे, यानी ये भी एक रूल ऑफ लॉ को दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ है कि पुलिस वाला भी होगा तो उसे भी सजा मिलेगी, ठीक है।
पुलिस अधिनियम की धारा 29 के अनुसार अगर कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसे 3 महीने की सजा या 3 महीने का वेतन नहीं दिया जाएगा या फिर दोनों। पुलिस अधिनियम 1861 जो है उसकी धारा 29 कहती है कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों को उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे 3 महीने की या तो सजा दी जाएगी या फिर 3 महीने की उसकी सैलरी जो है नहीं दी जाएगी या फिर दोनों ही सजा हो सकती है। 3 महीने की सजा भी और 3 महीने की सैलरी भी काट दी जाएगी। ठीक है। पुलिस सुधार की भी बहुत ज़रूरत पड़ी है। आपने भी सुना होगा पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत हो गई, पुलिस वालों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो इसलिए पुलिस में कुछ सुधार की भी ज़रूरतें पड़ी हैं। तो हम उन सुधारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पुलिस प्रणाली को अधिक जवाबदेह और जिम्मेदार बनाने के लिए पुलिस सुधार में कुछ बदलाव हुए हैं। तो क्या क्या सुधार हम पढ़ने वाले। राष्ट्रीय पुलिस आयोग NPC इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। इसने निम्नलिखित सिफारिशें दी। इसकी पहली सिफारिश थी हिरासत में मौत या बलात्कार के मामलों की न्यायिक जांच होनी चाहिए। यानी पुलिस हिरासत में जो लोगों की मौत वगैरह और दूसरी चीज़ें हो जाती हैं तो उसकी क्या जांच होनी चाहिए। पहले जांच नहीं होती थी तो NPC जो थी इसकी स्थापना की गई थी और इसने ये सिफारिश रखी थी। ठीक है। सेकेंड है हमारा, इसने 1861 के पुलिस अधिनियम के स्थान पर एक नया अधिनियम लाने की सिफारिश की। यानी हम तो पुराने अधिनियम के तहत पुलिस चला रहे थे अपनी, लेकिन NPC ने कहा कि नहीं, नया अधिनियम लाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी सिफारिश थी इसकी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश। अब NPC की स्थापना हुई, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिए अपने। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रताप सिंह बनाम भारत संघ मामले में पुलिस प्रणाली को सुधार देते हुए निर्देश दिए। ठीक है, क्या क्या निर्देश दिए हम देखते हैं। प्रत्येक राज्य में राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए जो पुलिस के काम पर नजर रखे। यानी एक आयोग होना चाहिए जो पुलिस के काम पर नजर रखेगा हर राज्य में। ठीक है। फिर दूसरा बताया था इन्होंने, पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए। यानी ये जो कार्यकाल बता रहे हैं ये बता रहे हैं DGP का। पुलिस में जो होते हैं सबसे ऊपर पोस्ट में होते हैं वो होते हैं DGP। फिर उसके बाद दूसरे अधिकारी होते हैं DIG, SSP, SP, ASP जो भी है। फिर SHO होते हैं जो इंस्पेक्टर होते हैं पुलिस थाने में। ठीक है। फिर SI होते हैं, सब इंस्पेक्टर, फिर सब कांस्टेबल वगैरह सब होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक जिले में पुलिस शिकायत प्राधिकरण या पुलिस अथॉरिटी स्थापित की जानी चाहिए। यानी पुलिस की भी पुलिस अथॉरिटी होनी चाहिए जहाँ पुलिस के कामकाज की निगाह रखी जाए और पुलिस की शिकायत भी करना चाहे तो आप वहाँ जाकर कर सकते हैं। ठीक है। आपराधिक न्याय प्रणाली का हमारा दूसरा घटक है न्यायालय, यानी हमारी कोर्ट या अदालत। पहला था हमारी पुलिस, अब है हमारी कोर्ट। ठीक है। ये संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करता है। यानी हमारी जो न्यायालय है वो संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करता है। अगर संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी संज्ञान लेगा। ठीक है। भारत की सबसे शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय है, इसका निर्णय अंतिम होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे शीर्ष अदालत है और इसका निर्णय जो होता है अंतिम होता है। लेकिन कुछ प्रावधान भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने निर्णय को बदल सकता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार भी दिया गया है संविधान में कि अगर उसने कोई निर्णय लिया है, अगर उससे लगता है कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए तो वो भी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है पुनर्विचार याचिका से, या फिर जिसे हम समीक्षा याचिका भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी पुनर्विचार याचिका है, मान लो किसी ने किसी की हत्या कर दिया, उसे सज़ा दे दी जाती है। ठीक है, उसे मौत की सज़ा दी जाती है। 3 जज थे मान लीजिए, तो क्या होगा, जिन जज ने फैसला सुनाया होगा अब पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी कि सर आप अपने फैसले में थोड़ा बदलाव कीजिए, तो सिर्फ यही याचिका है जिससे हम बदलवा सकते हैं पुनर्विचार याचिका से। तो पुनर्विचार याचिका हमने दायर की, जिन जजों ने पहले फैसला सुनाया होगा, पुनर्विचार याचिका जब दाखिल की जाएगी उसके बाद जो जज होंगे वो भी जज वही होंगे। यानी जिन्होंने पहले फैसला दिया था बाद में भी वही जज आएंगे। ठीक है, कुछ कंडीशन है और 30 दिनों के अंदर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे जब भी हो सकता है। अब कोर्ट जो है इसे खारिज भी कर सकता है और नहीं भी, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय होते हैं। पहला है हमारा सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हमारा हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। सबसे पहले अपराधों से जिला न्यायालय में निपटा जाता है। यानी कोई भी अपराध होता है सबसे पहले केस जाता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या जिला न्यायालय। ठीक है, जिसे हम मजिस्ट्रेट कोर्ट के नाम से भी जानते हैं।
मजिस्ट्रेट कोर्ट में अलग अलग रैंक के मजिस्ट्रेट होते हैं जिन्हें गाँव में मुंसिफ और शहरों में महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट यानी हमारे जिला न्यायालय जो है, शहर में जो जज होते हैं उन्हें महानगर मजिस्ट्रेट कहते हैं और गाँव में जो होते हैं उन्हें मुंसिफ कहते हैं। ठीक है। इन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 12 के तहत करता है। यानी हाई कोर्ट जो करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है सीआरपीसी की धारा 12 के तहत। ठीक है। हम बात करने वाले सीआरपीसी 29 के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे समझने में मदद करेगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत मौत की सज़ा, आजीवन कारावास और 7 साल से अधिक की सज़ा नहीं सुना सकती। अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट, जो जिला अदालत होती है उसमें सबसे ऊपर जो पोस्ट पे होता है वो होता है हमारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो अदालत होगी वो 7 साल से अधिक की जेल की सज़ा नहीं सुना सकती, ना तो मौत की सज़ा सुना सकती। ठीक है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत 3 साल तक की सज़ा या 5,000 तक का जुर्माना या दोनों की सज़ा सुना सकती है। हमने पढ़ा था कि जिला अदालत में रैंक होती है इनकी, जो मजिस्ट्रेट जो होते हैं, तो ये है प्रथम श्रेणी का रैंक का मजिस्ट्रेट जो 3 साल तक की सज़ा देगा, कोई सा भी मामला हो, और 5,000 तक का जुर्माना। ठीक, इससे ज़्यादा की सज़ा नहीं सुना सकते। ठीक है। द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत 1 साल तक जेल या 1,000 तक जुर्माने की सज़ा सुन सकती है। जो सेकंड रैंक का मजिस्ट्रेट है वो 1 साल तक की सज़ा सुनाएगा और 1,000 तक का जुर्माना। इससे आगे की सज़ा वो नहीं दे सकता। इससे आगे कौन देगा? प्रथम मजिस्ट्रेट देगा। और इससे आगे कौन देगा? वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देगा। और इससे आगे की सज़ा कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी। ठीक है। अब थर्ड है हमारा सुधार। अब हमने पढ़ा था कि पहला घटक था पुलिस, दूसरा था न्यायालय, अब है सुधार। पुलिस क्या करती है? अपराधियों को पकड़ने का काम करती है। अपराधियों को पकड़ के कहाँ ले जाती है? न्यायालय, कोर्ट में। अब कोर्ट क्या देता है? उन्हें सज़ा। अब सज़ा देने के बाद वो कहाँ जाते हैं? जेल में। अब जेल में उन्हें जाता है सुधारा। ठीक है। अब जब उन्हें सुधारा जाता है तो ये हमारा है थर्ड पॉइंट, यानी तीसरा घटक है आपराधिक न्याय प्रणाली का। अब कोई सुधारने के लिए भी तो होना चाहिए। अब सज़ा भी दे दी, पुलिस पकड़ के भी ले गई, अब आती है उन्हें सुधारने की बारी, उन्हें कैसे सुधारा जाता है। जेल न्यायपालिका के द्वारा अपराधियों को दी गई सजा को पूरा करता है। यानी जो जेल जो है, जो भी अपराधी अपराध करेगा उसकी सजा को पूरा करता है। मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा सुनाई गई तो वो कहाँ जाएगा? जेल में। अब जेल में 10 साल काटेगा। ठीक है। जेल में न्यायाधीश निगरानी देते हैं, वे देखते हैं कि अपराधी सजा का पालन करते हैं या नहीं। यानी न्यायाधीश जो है वो जेल में निगरानी देते हैं, वो अधिकारी होते हैं, चेक करते हैं कि सजा का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। चेक करते रहते हैं वहाँ पर। ठीक। नेक्स्ट है हमारा अपराधियों को जेल भेजने का उद्देश्य अपराधियों को सुधारना और आगे कभी अपराध करने से रोकना है। यानी जेल जो है अदालत अपनी मनमर्जी से नहीं भेजती, सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि जो भी अपराधी अपराध करेंगे उन्हें सुधारेंगे और जिससे वो आगे कभी अपराध नहीं कर सके। ठीक है, यही होता है। ठीक, तो वीडियो हमारी यहीं एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप इसके PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।